ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता, जहां रोज की तरह हम आपको बताने वाले हैं 20 दमदार ट्रेडिंग के आइडियाज। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि सिंगापुर निफ्टी और यूएस के मार्केट से किस तरह के संकेत देखने मिल रहे। तो सिंगापुर निफ्टी अगर आप देखेंगे तो करीब 30-35 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, यानी कि साफ तौर पे अगर मैं कहूँ तो कुशल मैं तो इसको सुस्ती कहूँगा। ये कोई डायरेक्शन नहीं है। 30-35 पॉइंट के आसपास की गिरावट ठीक है, हो सकती है, और वही आपको होते हुए दिखाई दे रही है। ओवरनाइट यूएस के मार्केट से अगर हम क्यूज देखेंगे तो मिले जुले क्यूज जो है वो यूएस के मार्केट्स में देखने मिले थे। डाउ पर करीब 250 अंक की रेंज में कारोबार हुआ था। 80 अंक ऊपर जाके डाउ जोन्स जो है वो बंद हुआ है। और डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत सुस्ती जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रही है। 10 साल की बॉन्ड डील जो है 3.1 के नीचे आ चुकी है, ये एक अच्छी बात है। हालांकि वहाँ पे आईटी और सेमीकंडक्टर कंज्यूमर शेयर जो है वहाँ पे अच्छा खासा दबाव देखने मिला। नो डाउट जो यहाँ पे ईसीबी सम्मेलन में पावल साहब का बयान था कि इन्फ्लेशन जो है इनके लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है, ये सबको पता है। इसका इम्पैक्ट ग्रोथ पे होगा, ये भी सबको पता है। तो ऐसा कुछ नया उन्होंने कहा नहीं है, और इसके लिए कहीं ना कहीं शायद आपने देखा कि मार्केट में उस तरह की रिएक्शन जो है वो देखने नहीं मिला है। उनका कहना है कि फेड का पूरा फोकस जो है वो इन्फ्लेशन काबू करने पे होगा। इन्फ्लेशन काबू करने के लिए जो भी एक्शन लेना है वो लेंगे। आर्थिक स्थिति जो है उसमें प्राइस स्थिरता जो है वो लाने ज़रूरी है, ये भी इन्होंने कहा है। तो काफ़ी कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा है, लेकिन कोई ऐसा बयान खराब उन्होंने नहीं दिया जिसके कारण मार्केट को शायद पसंद ना आए। और इसके लिए आपने देखा कि एक मिक्स रिएक्शन जो है कल यूएस के मार्केट्स में देखने मिला है। और ओपेक की बैठक की जाहिर सी बात है, उसके पहले कच्चा तेल $3 के आसपास गिरा है। लेकिन हाँ, हमारे मार्केट में कुशल एक बात आज ध्यान रखने वाली है, और वो है एक्सपायरी। 2 दिन से हमने देखा है कि हम खुलते नीचे थे, लेकिन जहां खुले वहीं ऑलमोस्ट हमने बॉटम बनाया। कल भी हमने ये देखा, और लगातार 2 दिन हमने देखा है कि निश्चित तौर से मार्केट में रिकवरी की कोशिश पूरी हुई है। और आज भी कुशल मैं तो उस रिकवरी पे ज़्यादा बेट कर रहा हूँ। ग्लोबल संकेत अपनी जगह है, आज शायद मेरा ध्यान उस तरफ ज़्यादा ना हो। बिल्कुल, तो डेफिनेटली ये देखना होगा कि आज बाजार किस तरह से पैन आउट होते हुए नजर आते हैं। मंथली एक्सपायरी का दिन है एंड लार्जली कच्चा तेल एक थोड़ा सा सपोर्टिव फैक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है। बट कि जो क्वार्टरली यूएस के जीडीपी आंकड़े आते हुए दिखे हैं, फर्स्ट टाइम ऐसे कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ दिखा है Q2 2020 के बाद। तो 1-1.25 साल के बाद आप देखिए यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन फाइनली अब वापस से यूएस में आता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली जो ग्रोथ की चिंता लगाकर चल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पर वो थोड़ा सा जो है नेगेटिव टेरिटरी पर जब भी जाता हुआ नजर आ रहा है। बट डेफिनेटली ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कच्चा तेल थोड़ा सपोर्टिव रह सकता है। और साथ ही जिस तरह का अभी मूड माहौल है एसजीएक्स निफ्टी का, वो तो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि हो सकता है कि शुरुआती सत्र में थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, बट उसके बाद बाजार संभलते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो लार्जली मेरा भी जो व्यू है वो खरीदारी की तरफ ज्यादा है। पर टेक्निकल चार्ट सेक्शन पर कुछ एक स्टॉक्स जो है लगातार गिरावट का रुझान दिखा रहे हैं, तो उस पर मेरा भरोसा अभी भी बना हुआ है। चलिए ठीक है, तो ये आज की हमारी रणनीति होगी। ज़्यादातर फोकस जो है वो खरीदारी पे होगा। और याद रखिएगा खरीदारी जो है वो सेकेंड हाफ में आपको ज़्यादा देखने मिल सकती है, तो वहाँ पे नजर रखिएगा। शुरुआत करते हैं। कैश का काउंटर जो मैंने चुना है वो आपको बता देता हूँ, और ये है MTAR टेक्नोलॉजीज। अब इसको चुनने की राय चुनने की वजह जो है वो एक सिंपल है कि कल आपको याद होगा ब्लॉक डील में करीब 2.5% के आसपास की हिस्सेदारी बेची गई थी। यहाँ प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बेची है करीब अगर आप देखेंगे तो 6 लाख शेयर्स के आसपास बेचे हैं। लेकिन खरीदा किसने है आप वो देखिए। HDFC म्यूचुअल फंड मल्टी कैप फंड ने यहाँ करीब 2 लाख शेयर्स खरीदे हैं। और सिगेंटी इंडिया मॉरिशस ने भी यहाँ करीब 3 लाख शेयर्स के आसपास खरीदे हैं। तो जो सप्लाई आनी थी वो सप्लाई कल आ चुकी है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने इस कंपनी में कहीं ना कहीं एंटर किया है। मेरे ख्याल से आज एक रिवर्सल जो है आपको MTAR टेक्नोलॉजीज में देखने मिल सकता है। सिर्फ ये एक वजह है जिसके कारण मैंने इसको लिया है। 1290 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1220 के आसपास का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी आपको इस काउंटर में रखना है। तो प्रमोटर्स ने नो डाउट बेचा है, और वो तो समझ में आ ही रहा था कल जब 2-2.5% के आसपास की इक्विटी बिकी थी कि कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर ही बेच के गया, और शायद हो सकता है प्रमोटर भी बेच के गए। तो वो तो काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड है, लेकिन जिन्होंने खरीदारी की है बड़े नाम सामने आ रहे हैं, और इसके लिए मेरे ख्याल से आज यहाँ पे एक तेज़ी जो है वो बन सकती है। तो खरीदारी करके इसमें चलिएगा। बिल्कुल, तो MTAR टेक से जुड़ी हुई डील के डिटेल्स आते हुए नजर आए हैं, और पॉजिटिव साइड पर ही यहाँ पर रुझान बनता हुआ नजर आ सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर नजर रखिए। साथ ही M से ही मेरा काउंटर भी शुरू हो रहा है। कैश सेगमेंट में मिंडा इंडस्ट्रीज ये स्टॉक मैंने चुना है। आप देखिए लगातार कंपनी का EV पर फोकस अब बढ़ता हुआ जा रहा है, और अब इन्होंने अपडेट दिया है कि जो इन्होंने टाई अप किया था, आपको पता ही है कि जो FRIWO फ्रियो AG जर्मनी, इसके साथ इन्होंने टाई अप किया था पिछले साल। और उसके बाद आप देखिए जो JV है
उसमें फर्दर अपनी हिस्सेदारी ये बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और लगभग 5.24% हिस्सेदारी इन्होंने और खरीदी है ऑलमोस्ट 124 करोड़ रुपए में। तो ये जो जेवी बनाया गया था ये ईवी कंपोनेंट सप्लाई करने के लिए बनाया गया है। तो स्पेसिफिकली इनको भी आगे के लिए दिख रहा है कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन है ओवरऑल ऑटोमोबाइल स्पेस में वो ईवी की तरफ ही बढ़ता हुआ जाएगा और यहाँ पर इनकी ये फर्दर इन्वेस्टमेंट इस चीज को प्रूव करती हुई भी नजर आ रही है। तो मिंडा इंडस्ट्रीज इस वजह से आप खरीदारी करके चलिए 970 रुपए के टारगेट के लिए 930 रुपए आज के लिए आपका स्टॉप लॉस भी बनना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी डेरिवेटिव्स कैटेगरी की तरफ और यहाँ पर आज का फ्यूचर्स में मैंने बिकवाली का कॉल लिया है और यहाँ पर IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यहाँ पर आप देखिए बिकवाली का रुझान साफ तौर पर नजर आ रहा है। इनफैक्ट मैं चार्ट स्ट्रक्चर देख रहा था, लगातार यहाँ पर गिरावट रही है। 240-245 रुपए के भाव से ये टूटता हुआ दिखा है अगर आप पिछले 6 महीनों का डेटा देखें तो 6 मंथ चार्ट, 3 मंथ चार्ट, इनफैक्ट 1 मंथ और 5 डेज पर भी यहाँ पर लगातार गिरावट हमें देखने को मिली है और कल के सत्र में भी यहाँ पर गिरावट का रुझान साफ तौर पर भी हमें देखने को मिला। तो अगेन मुझे जो मैं आपको बता रहा था कि शो की शुरुआत में कि कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर लगातार गिरावट का ट्रेंड बना हुआ है। अब देखना होगा कि क्या वजह ऐसी है कि IEX में इस तरह का मूव हमें आता हुआ दिख रहा है, डाउनवर्ड मूव स्पेसिफिकली, और मुझे लग रहा है कि इसका जो रुझान है वो नेगेटिव टेरिटरी में अभी भी और फर्दर गिर सकता है। तो 161-162 रुपए की प्राइसिंग है। 155 रुपए के लिए प्योरली टेक्निकल कॉल है, आपको बिकवाली करनी है। हायर साइड पर 164 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए मेरे तरफ से फ्यूचर्स में खरीदारी का कॉल है कुशल, और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि आज एक शॉर्ट कवरिंग आपको काफ़ी सारे काउंटर्स में देखने मिल सकती है, खासकर उन स्टॉक्स में जो कि काफ़ी हद तक ओवरसोल्ड है। और उसमें एक काउंटर है अपोलो टायर्स, काफ़ी हद तक ओवरसोल्ड है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था जब ये ऑलमोस्ट इस लेवल के काफ़ी नीचे था कि यहाँ पे आपको खरीदारी के अच्छे मौके बनते हैं। आज फिर से आपको एक शॉर्ट कवरिंग जो है इस काउंटर में देखने मिल सकती है। तो केवल शॉर्ट कवरिंग के लिए आपको इस काउंटर को आज प्ले करना है। 193 के आसपास के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं, 182 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, आज जो भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के आप ट्रेड करेंगे ना, वो अगले महीने के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको ट्रेड करना है। तो जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको लेना है, जून के कॉन्ट्रैक्ट में आपको काम नहीं करना है। तो यहाँ पे 193 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और ऑप्शंस में एकमात्र जो आज मेरा बिकवाली का कॉल है वो है ONGC का। देखिए वैसे तो कल जो इसकी खबर आई थी, डीरेगुलेशन किया गया है कच्चे तेल का, बहुत अच्छी खबर थी, उसमें नो डाउट फंडामेंटल्स जो है इसके चलते काफ़ी हद तक सुधरेंगे। लेकिन हम आपको ये कल ही बता चुके थे कि कितना फ़ायदा इस कंपनी को होने वाला है। 5-7% के आसपास की जो रियलाइजेशन है वो सुधरेंगे। तो ये सब कुछ जो है वो इस कंपनी के ऊपर डिस्काउंटेड है। कल कच्चे तेल में जो उछाल था $118 के आसपास था, वो भी कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड है। लेकिन ओपेक की बैठक के पहले आप देखिए $3 के आसपास कच्चे तेल में गिरावट आई है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि शायद आज दिन भर ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियां जो है वो शायद प्रेशर में रह सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि लॉन्ग टर्म के लिए प्रेशर में रहेगी, लेकिन आज एकाएक $3 कच्चे तेल का गिरना, ये संकेत जो है वो अच्छे नहीं है। और केवल इस संकेत के बेसिस पे मैंने ONGC का पुट ऑप्शन खरीदा है। आपको अगले महीने का पुट ऑप्शन खरीदना है, करीब 6.5-7 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा नहीं, 6 रुपये के आसपास का स्टॉप रखिएगा, 9 रुपये का टारगेट रखना है। और हो सके तो ये जो आपका ट्रेड है इसको एकाएक मत लीजिएगा, मार्केट खुलने के बाद थोड़ा रुकिए, इस स्टॉक को स्टेबल होने दीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हो सकता है कि दिन के दौरान कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी आए कल जो डीरेगुलेशन हुआ है उसके चलते, तो वो एक बार आपको देखना होगा कि किस तरह के निकल के आती है। लेकिन कच्चा तेल जिस तरह से पेन पॉइंट दिखा रहा है और लगातार 2-3 दिनों से ONGC जो है उसमें तेज़ी भी देखने मिल रही है। एक तरह का आपने कुशल ने भी बताया था कि जो CPSE की रीबैलेंसिंग है मेरे ख्याल से हो गई है, राइट कल, तो वो भी जो फायदा था वो भी अब निकल गया है। तो जितने भी पॉजिटिव्स थे इस काउंटर के लिए वो अब डिस्काउंटेड है और एक नेगेटिव चीज जो है वो ऊपर से आ चुकी है। तो शायद इसके लिए आज आपको ONGC में दबाव देखने मिलेगा, इसके लिए यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन खरीदना है। बिल्कुल वरुण, बट मैं ये भी सोच रहा हूँ कि साथ में आज आप 2 बेट्स ले लीजिए ONGC पर। टेक्निकली जो है वो आज गिरावट का रुझान है, उसके बाद फंडामेंटली कल जो आपने लिंक कर बताया था कि आगे चलकर इनके लिए पॉजिटिविटी रह सकती है, तो गिरावट में खरीदारी के मौके भी बन सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाएंगे। एग्जैक्टली इसके लिए, लेकिन हम कल ये ऑलरेडी आपको बता चुके थे, तो जितना भी था वो सब कुछ डिस्काउंटेड है, इसके लिए उसका कोई अब मायने बचे नहीं है। ये जो होगा, जो भी होगा वो आपको काफी लंबे अवधि में देखने मिलेगा। वैसे भी 1 अक्टूबर से जो चेंजेस है वो होने वाले, तो अभी 3 महीने और बचे हैं, 2-3 महीने। चलिए फिर 3 महीने बाद खरीदारी का रुझान बनाते हैं। बिल्कुल, तो ONGC पर यहाँ पर आज आपको इसके पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है, कल जिस तरह से कच्चे तेल में गिरावट आती हुई दिखी है। चलिए ऑप्शन कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है भारती एयरटेल का। यहाँ पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई दिख रही है, केवल इसके आधार पर ही मैंने स्टॉक को चुना है, जिसमें मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और 845 रुपए के टारगेट देते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर डेफिनेटली आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। 690 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है इसकी।
कॉल ऑप्शन आपको मिल रहा है ये जुलाई का 690 रुपए के ही आसपास का, और 18 रुपए की प्राइसिंग है यहाँ पर। 30 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 12 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। और कल भी आप देखिए तो चार्ट स्ट्रक्चर वाइज भी स्टेबिलिटी दिखाता हुआ नजर आया था ये काउंटर। तो ऑप्शंस कैटेगरी में भारती एयरटेल पसंद आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी टेक्नोपिक, और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे एनटीपीसी ये काउंटर काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। कल भी दमदार तेजी इस काउंटर में थी, इनफैक्ट सभी पावर शेयरों में अच्छा रुझान अब बनता हुआ नजर आ रहा है। और कल एक रिपोर्ट भी आती हुई नजर आई थी कि नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली जो पावर की डिमांड है वहां पर और ज्यादा बढ़त होती हुई दिख रही है। तो इसके जुलाई के फ्यूचर्स में आज आपको खरीदारी करके चलनी है। कल ऑलमोस्ट 2.5% की तेजी एनटीपीसी में ऑलरेडी आ चुकी है, खरीदारी करके चलिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 146 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है आपको, 140 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आएगा। तो एनटीपीसी टेक्निकल चार्ट्स पर अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली टेक्निकल चार्ट पर एनटीपीसी अच्छा लग रहा है। मैं अपना टेक्निकल बेट बताता हूँ, लेकिन उसके पहले खबर जो आई है, चीन में जो पीएमआई नंबर्स आए हैं 49.6% से बढ़ के 50.2% के आसपास आए हैं। जून के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स जो आए हैं वो लग तो रहे हैं कि अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। जून कंपोजिट पीएमआई जो है 54.1 पे आया है, हालांकि जो अनुमान था शायद उससे थोड़ा कहीं ना कहीं कम आया है। तो अनुमान से कम है, लेकिन हाँ बढ़ोतरी जरूर देखने मिली है। राइट क्वेश्चन? यस करेक्ट, क्योंकि 50.5 का अनुमान लगाकर चल रहे थे, उसके मुकाबले 50.2 आता हुआ दिखा है। हालांकि मंथ ऑन मंथ आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर अच्छी ग्रोथ दिख रही है। डेफिनेटली, तो मंथ ऑन मंथ आधार पर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अनुमान से थोड़े कम है। तो इसके चलते मेटल काउंटर्स खासकर जो है वहाँ पे आप फोकस कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मेरी जो टेक्निकल पिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए कुछ दिनों पहले मेरे ख्याल से मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई थी, और उसके बाद देखिए गजब का मोमेंटम इस काउंटर में देखने मिला है। लगातार ये काउंटर जो है वो तेजी दिखा रहा है, और चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो एक लेवल पे आने के बाद जो स्टॉक जो है वो बॉटम आउट हो चुका है। यहाँ से अगर टेक्निकल चार्ट पे आप देखेंगे तो नया टारगेट जो निकल के आता है वो एक्चुअली 1895 के आसपास, 1898 के आसपास निकल के आता है। पहला लक्ष्य जो निकल के आता है वो 1830 के आसपास निकल के आता है। इसके लिए मैंने आपको जो लक्ष्य दिया है 1870 का दिया है। 1830 जैसे ही ये क्रॉस करेगा, अगला लक्ष्य आपको 1870 का देखने मिल सकता है। 1895 के आसपास जो हाई है, रेजिस्टेंस है, वो ये काउंटर फेस करने वाला है। 1770 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो एक मोमेंटम पिक है बेसिकली, जिसमें लगातार तेजी देखने मिल रही है। इसके लिए आज आपको यहाँ पे खरीदारी करना है। इनफैक्ट अगर ये गिरता है तो भी स्टॉप लॉस और टारगेट्स अपने ट्रेल कीजिएगा, और यहाँ से हो सकता है कि अगले कुछ दिनों तक आपको इस काउंटर में लगातार तेजी देखने मिले। चलते अगली कैटेगरी जो कि फंडामेंटल कैटेगरी है। फंडामेंटली टाटा मोटर्स अच्छा लगता है। वैसे भी आपने देखा कि ऑटो काउंटर्स में पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी हुई है, और आज फिर से मुझे लगता है कि ऑटो काउंटर्स फ्लेवर में होंगे। वैसे भी मैक्वेरी की एक रिपोर्ट आई है जिन्होंने आउट परफॉर्मर की रेटिंग दी है, टारगेट 473 से बढ़ा के 491 का कर दिया है। इसके चलते खरीदारी करके चलेगा। 434 के लक्ष्य के लिए 409 का रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो फंडामेंटली टाटा मोटर्स यहाँ पर फोकस रख के चलना है। इसके अलावा एक और टाटा ग्रुप कंपनी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ये भी इससे जुड़ी हुई है, तो जिसका फंडामेंटल्स मैं आपको बताता हुआ नजर आऊंगा। बट लार्जली फंडा पिक के लिहाज से आज मैंने चुना है वंडरला हॉलिडेज को। दरअसल इनके लिए खबर आती हुई दिखी है कि उड़ीसा सरकार से इन्होंने जमीन लीज पर लेने के लिए करार कर लिया है। 50 एकड़ जमीन ये लेते हुए नजर आएंगे उनसे, और यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क प्रोजेक्ट्स जो है डेवलप करने के लिए इन्होंने करार किया है। तो क्लियर कट एक्सपेंशन प्लान्स इधर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं वंडरला हॉलिडेज के। और अगर आप देखें तो लार्जली जिस तरह से यहाँ पर अनलॉकिंग होती हुई दिखी है, उसके बाद कंपनी की जो रेवेन्यूज हैं वो ऑलमोस्ट अब नॉर्मलाइज होते हुए नजर आ रहे हैं अक्रॉस, जहाँ भी इनके कोची वगैरह जो भी इनके जहाँ पे भी अम्यूजमेंट पार्क्स है वहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर सा रुझान आता हुआ दिख रहा है। और ये जो एक्सपेंशन प्लान का अनाउंसमेंट इन्होंने किया है वो डेफिनेटली इनके लिए काफी पॉजिटिव रह सकता है लंबी अवधि के लिए। तो अगले एक साल में 265 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इससे कितना आएगा उसका एस्टिमेशन अभी भी लगाना बाकी है, बट ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन इनकी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है। तो वंडरला हॉलिडेज यहाँ पर खरीदारी कर चलिए फंडा पिक के लिहाज से। चलिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है तेजस नेटवर्क का, एक और टाटा ग्रुप कंपनी। इनफैक्ट यहाँ पर कल एक खबर आती हुई दिखी थी, जो जापान की कंपनी रेनासिस है उन्होंने तेजस नेटवर्क के साथ भी टाई अप किया है, और यहाँ पर ये जो वायरलेस नेटवर्क सॉल्यूशंस है उसको बनाने के लिए इन्होंने ये टाई अप करते हुए नजर आए हैं। 4G और 5G में इस्तेमाल होने वाले जो रेडियो यूनिट्स है उसके सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस ये बनाते हुए नजर आएगी। तो सेमीकंडक्टर दुनिया की अगर आप देखें तो रेनेसिस जो है वो तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस वजह से टाटा मोटर्स और तेजस नेटवर्क दोनों ही फोकस में रहने वाले हैं। और ये जो मैंने आपको बताया कि तेजस नेटवर्क के साथ इन्होंने जिस तरह का करार किया है, डेफिनेटली इनके लिए लंबी अवधि में पॉजिटिव रह सकता है। कल भी आप देखिए ऑलमोस्ट 7-8% की इंट्राडे मूव आपको इस काउंटर पे आती हुई दिखी है, पर अब ये लंबी अवधि में शामिल आप अपने कर सकते हैं
पोर्टफोलियो में, क्योंकि अब अगर आप देखें तो ये जो एक्विजिशंस टाटा की तरफ से होता हुआ दिखा था पिछले साल, वो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रह सकता है। और जिस डील के बाद मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 580 रुपये के टारगेट अगले 12 महीने में आपको आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, निवेश के चलते जो स्टॉक मैं दे रहा हूँ वो है सीमेंस का। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 2800 के आसपास के लेवल 4 से 6 महीने में देखने मिलेंगे। देखिए, रीजंस तो काफ़ी सारे। एक तो इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स जो है वो मुझे अच्छे लगते हैं। यहाँ से मुझे लगता है कि अगले साल, 1.5 साल, 2 साल तक इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स जो है वो काफ़ी हद तक आउट परफॉर्म कर सकते हैं। एक इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक, दूसरे एफएमसीजी काउंटर्स, ये दोनों मुझे काफ़ी पसंद आते हैं और उसमें सीमेंस जो है वो यहाँ पे पसंद आता है। अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिल सकती है। देखिए, एक तो ओवरऑल ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग है। प्राइसिंग पावर जो है इस कंपनी के पास काफ़ी हद तक है। इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स के लिए एक बड़ी मात्र जो चिंता है वो बेसिकली राइजिंग इंटरेस्ट रेट है, लेकिन जिन कंपनियों के पास प्राइसिंग पावर काफ़ी बेहतर है ना, वहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। नो डाउट एल&टी भी उसमें से एक है, लेकिन सीमेंस मुझे खासकर पसंद आता है कि जिस तरह से प्रोडक्ट पाइपलाइन इस कंपनी की है और जिस तरह से ऑर्डर बुक इस कंपनी की है, वो काफ़ी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिलाती है। इसके लिए आपको यहाँ खरीदारी करना है। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले नमूरा की भी एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पे इन्होंने अपने जो ईपीएस टारगेट्स है उनको कहीं ना कहीं बढ़ाया था। हालांकि प्राइस टारगेट थोड़ा घटाया था इन्होंने, लेकिन अभी भी वो 2770 के आसपास के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। मुझे लगता है अगले 4 से 6 महीने का वक्त अगर आप इस काउंटर को देंगे तो 2800 रुपये के आसपास के लेवल जो है वो आपको इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। तो काफ़ी हद तक जो इकोनॉमी रिलेटेड काउंटर्स है, एल&टी, सीमेंस, इन तरह के स्टॉक्स पे आपको अगले कुछ समय तक नज़र रखनी है। यहाँ पे तेज़ी जो है वो हो सकती है। चलते अगली कैटेगरी जो कि है न्यूज़ के दम पर, और न्यूज़ के दम पर हमारी जो एक्सक्लूसिव खबर थी उसका स्टॉक मुझे पसंद है और वो है MCX। दरअसल देखिए, हमने आपको ये खबर पहले ही बताई थी और कल सेबी बोर्ड ने FPI में कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग को मंजूरी जो है वो दे दी है। सभी नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ जो है उनमें ट्रेडिंग जो है उसकी छूट दी गई है। तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट जो है MCX पे होगा। हालांकि हमने आपको ये खबर पहले बताई थी और इस पर आप मोहर लगते हुए नजर आई है, तो एक नीजक रिएक्शन जो है फिर भी आज आपको इस काउंटर पे देखने मिल सकता है। इसके लिए ट्रेडिंग के मौके बनते हैं। 1325 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1250 का स्टॉक में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी आपको रखना है। बिल्कुल, तो चलिए खबरों के दम पर MCX पर नजर रखनी है और मेरी तरफ से स्टॉक है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, जहां पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल इन्होंने जो JV किया था नवंबर 2010 में जियांगसू स्टरलाइट टोंगोंग फाइबर के साथ 75% तो ऑलरेडी इनकी हिस्सेदारी हो चुकी थी और अब बची हुई जो 25% हिस्सेदारी है इसका इन्होंने अधिग्रहण कर लिया है। तो ऑप्टिकल फाइबर सब्सिडियरी है ये कंपनी की और फर्दर कंपनी के लिए जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं ऑप्टिकल फाइबर को लेकर वो अब और फर्दर मजबूत होते हुए नजर आएंगे इस फर्दर एक्विजिशन के बाद। तो इस वजह से स्टरलाइट टेक पर फोकस रखिए, खरीदारी करके चलिए। 152 रुपए के टारगेट के लिए 145 रुपए आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए, हमने न्यूज के दम तक जितनी भी कैटेगरीज है वो तो आपके सामने रख दी है, पर अभी भी माई चॉइस कैटेगरी आपके सामने लेकर आएंगे। चलते हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी, और इसमें मेरे तरफ से तो तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है और बेसिकली तीनों बाउंस बैक के कैंडिडेट्स है। सबसे पहले बंधन बैंक, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। आपने देखा पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी बिकवाली इस काउंटर में हुई है। आज एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। खरीदारी कीजिएगा 279 के लक्ष्य के लिए। 263 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। अगला है UPL, यहाँ पे एक थोड़ा बहुत बाउंस बैक आज देखने मिल सकता है। इसके लिए आप यहाँ पे भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 670 के लक्ष्य आपको इंट्राडे में काउंटर दिखा सकता है। 635 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस जो है वो भी UPL में रखना है। आपको याद होगा इनफैक्ट कल तो गिरावट थी, लेकिन उसके पहले कुछ दिनों पहले UPL ने एक बाउंस बैक देने की कोशिश की थी। हालांकि वो फिजल आउट हो गया मुझे लगता है, लेकिन आज फिर से एक बाउंस बैक जो है वो देखने मिल सकता है। और आखिरी काउंटर जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग काउंटर है। इस पूरे सीरीज में अगर किसी की सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है तो टाइटन की हुई है और मुझे लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको टाइटन में इंट्राडे का एक बाउंस बैक जो है वो देखने मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से अगले सीरीज में भी देखने मिलेगा। वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखेंगे तो 2800-2900 के आसपास के टारगेट जो है वो टाइटन के लिए है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने आपको पीढ़ी दर पीढ़ी कमाई करके दी है और अभी भी मुझे लगता है कि अगर आप लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो 2800-2900 के लेवल के लिए रखिएगा, लेकिन इंट्राडे के लिए अगर आप रखना चाहते हैं तो 2000 के लेवल एक काउंटर दिखा सकता है। 1900 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। एक बाउंस बैक जो है आज आपको टाइटन में भी देखने मिल सकता है। इसके लिए यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह है। बिल्कुल, तो ज्वेलरी स्पेस में डीप डिस्काउंटेड टाइटन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली इस पर नजर रखिए, अच्छा बाउंस बैक का कैंडिडेट बन सकता है आज के लिए। चलिए
मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में एक खरीदारी, दो बिकवाली के कॉल हैं और इसमें सबसे पहला है जेके टायर क्रूड। आप देखिए इनके लिए डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। क्रूड डेरिवेटिव जो है इनके ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर में लगभग 45% कंट्रीब्यूट भी करता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो टायर स्पेस में बहुत अच्छी तेजी अभी तक नहीं देखने को मिली थी, तो मुझे लग रहा है कि जेके टायर पर फोकस रख सकते हैं आज आप। 105 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलिए, 98 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा कॉल है ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर, जहां पर अभी भी मेरा बिकवाली का राय बरकरार है। कल भी ये मेरा बेस्ट पिक था और आप देखिए ऑलमोस्ट 8 से 9% तक की गिरावट इस काउंटर में आती हुई दिखी थी। क्रेडिट स्विस की जो इनिशिएट अंडर परफॉर्म की रेटिंग आती हुई नजर आई थी, 510 रुपए का टारगेट उन्होंने दिया था, उसके बाद भारी बिकवाली यहाँ पर हमें देखने को मिली थी और मुझे लग रहा है कि कल भी 4% की गिरावट के साथ ये बंद होते हुए नजर आए थे। फर्दर गिरावट आज भी आती हुई दिख सकती है। 560 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, 585 रुपए हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है मेरा डाबर पर, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। इनफैक्ट कल भी आप देखिए एफएमसीजी एक ऐसा स्पेस था, पूरा निफ्टी एफएमसीजी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1.3% तक की गिरावट वहां पर आती हुई नजर आई थी और डाबर इन पर्टिकुलर आप देखिए ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर जाकर बंद होते हुए नजर आए थे। तो टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर वाइज मुझे लग रहा है कि यहाँ पर गिरावट रह सकती है और 1 जुलाई से प्लास्टिक स्ट्रॉज भी बैन होते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पर इनके जो भी टेट्रा पैक पैकेजिंग है वो हो सकता है कि यहाँ पर गिरावट उस वजह से आती हुई नजर आए। तो 485 रुपए के लक्ष्य के लिए बिकवाली की करनी है आपको, 507 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए, तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए है, फटाफट एक बार रिकैप देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स को हमने अपनी टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है MTR टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। प्रोमोटर्स की तरफ से बिकवाली हुई है, लेकिन फंड्स ने खरीदारी की है, उसके चलते आज यहाँ तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में अपोलो टायर्स में आपको करनी है खरीदारी। ऑप्शंस में ONGC का पुट ऑप्शन खरीदना है 152.5 का, अगले सीरीज का। कच्चे तेल में जो गिरावट आई है उसका असर देखने मिल सकता है। टेक्निकली ट्यूब इन्वेस्टमेंट अच्छा लगता है। फंडामेंटली टाटा मोटर्स में खरीदारी करना है। मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है और इन्होंने अपना प्राइस टारगेट बढ़ाया है। निवेश करना है सीमेंस में, अगले 4 से 6 महीनों में 2800 के लेवल देखने मिल सकते हैं। खबरें MCX में है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में बंधन बैंक, UPL और टाइटन में आज आपको एक रिवर्सल देखने मिल सकता है, शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है, इसके लिए आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है एक टेक्निकल पिक जो कि है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी इस काउंटर में देखने मिली है और अपने नए लेवल्स की तरफ ये काउंटर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। 1870 के लेवल के लिए करनी है खरीदारी, 1770 का आपको रखना है स्टिक स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए कैश स्पेस से मिंडा इंडस्ट्रीज यहाँ पर फोकस रखिए। यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है जर्मनी की कंपनी में, वो काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है ईवी कंपोनेंट्स के लिहाज से। तो 970 रुपए का टारगेट रखिए। IEX लगातार ये काउंटर कमजोरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, तो ब्रेकडाउन की सिचुएशन क्लियर कट दिख रही है। 155 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए। भारतीय एयरटेल ऑप्शंस कैटेगरी में काफ़ी पसंद आ रहा है। मैक्वेरी की रिपोर्ट आती हुई नजर आई है यहाँ पर, तो उस वजह से यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। NTPC इसके जुलाई फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलिए, चार्ट स्ट्रक्चर बेहद पॉजिटिव नजर आ रहा है। वंडरला हॉलीडेज अगले 1 साल में 265 रुपए के टारगेट दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। तेजस नेटवर्क यहाँ पर जो जापान की कंपनी रेनेसिस के साथ टाई अप किया है, 580 रुपए का टारगेट यहाँ पर खरीदारी करने की राय है अगले 1 साल के लिए। खबरों के दम पर स्टरलाइट टेक जो है वो पॉजिटिव रह सकता है और साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में जेके टायर आपको खरीदना है, पर ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और डाबर पर गिरावट का रुझान साफ तौर पर नजर आ रहा है। और आज इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है तेजस नेटवर्क पर। यहाँ पर जो वन ऑफ द टॉप 5 सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस वाली कंपनी है, उनके साथ इन्होंने कल टाई अप किया है। 580 रुपए का टारगेट आपको खरीदारी करने की राय है अगले 1 साल के लिए।